हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ योगेश। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय गौरव का जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में डीडी यूनिवर्सिटी में, सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूं वह सभी क्वेश्चन से डीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग उतना ही पढ़ के जाएंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका 50 से 60 नंबर आराम से राष्ट्रीय गौरव में आ सकता है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। 12 तारीख को राष्ट्रीय गौरव का लास्ट जो एग्ज़ाम बचा हुआ है बीएसए सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो आप लोग जितना भी मैं बता रहा हूँ, आपका जितना भी क्वेश्चन है राष्ट्रीय गौरव का, मैं सभी क्वेश्चन को आज कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है। देखिए, ये पूछा है किसमें, 1819 में, डीडी 1819 में पूछा गया है। ठीक है, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद से जो राष्ट्र शब्द है ना, ये उल्लेख किसमें किया गया, किसमें, तो ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे ब्लर हो गया है तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राज्य देश, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ होता है दीप्ति प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नहीं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गौरव के तत्व क्या है। ठीक है, देखिए एक और है, राष्ट्रीय गौरव का तत्व क्या है, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ना, ये बोल रहा है उपर्युक्त सभी, मतलब ये तीनों सही है, ए बी और सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी कह रहा है, ये भी इसका ए बी सी बोल रहा है सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रचित्ती शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रचित्ती शब्द का अर्थ क्या बोल रहा है, ये होता है आपका राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये 2019 में पूछा है, राष्ट्र की अवधारणा की प्रथम आधार क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है, तो भूमि है। ठीक है, आप लोग याद कीजिए कि राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार भूमि होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 2018 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र का घटक नहीं है। ठीक है, तो भूमि तो है, अभी अभी पहला आधार अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन 7 में। जन, संस्कृति, संस्कार, तो ये ऑप्शन जो बी है संस्कार, ये नहीं है। ठीक है, घटक नहीं है संस्कार। ठीक है, तो देखिए ये पूछा है 2018 में डीडीयू। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्र का घटक नहीं है, तो बी संस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है, राष्ट्र शब्द से किस का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो दीप्ति का बोध नहीं होता है। ऑप्शन स जिसमें है ए बी से कर दिया है, तो दीप्ति सही राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय गौरव का अभिप्राय किससे है। ठीक है, एक और है कि राष्ट्रीय गौरव का अभिप्राय किससे है, तो ये है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी। ठीक है, इससे इसका क्या है, अभिप्राय है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आपका आगे है, वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है, तो श्री वाकविश। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी कह रहा है ना, ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी मतलब सही है, इसका मतलब ए बी सी तीनों आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका आगे है, डॉक्टर बी एस अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है, तो शासन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भूमि है, ये जन है, ये संस्कृति है, और संस्कार संस्कार इसमें आया था, वो नहीं था। ठीक है, तो इसमें बोला शासन, ये नहीं है। ठीक है, शासन भी नहीं है। आगे देखते हैं। आपका आगे है, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्रा या तत्व राष्ट्रीय प्रणाली सदस्य किस ग्रंथ का है, तो ये है आपका अर्थवेद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बार बार बता दूं कि ये क्वेश्चन जो डिड्यूस बनेगा ना राष्ट्रीय गौरव का, सभी क्वेश्चन इसी बुक में से पढ़ेंगे, बुक में से बनेंगे। ये बुक है, मैं इसका फ़ोटो लिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ना बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाइए। मैं 100% सही बोल रहा हूँ कि आप 50 से 60 क्वेश्चन राष्ट्रीय गौरव में ला सकते हैं। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है, राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होता है। ठीक है, कर रहा मतलब राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि किससे नहीं होता है, तो ये होता है सांप्रदायिकता। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो सबको कवर करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, भारत राष्ट्र की ओर से कौन से अभिकथन नाम है, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करें, यार थोड़ा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें बोल रहे हैं उपरोक्त डी, मतलब डी बोल रहा है, ये उपरोक्त सभी है, तो हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। ठीक है, तो ये इसका डी सही है। आगे देखते हैं।
आगे है राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समानार्थक शब्द क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब समान शब्द बोल रहा है, तो क्या है, नेशन है, ठीक है। राष्ट्र का आप लोग पढ़े ही हैं, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है, नेशन। आगे देखते हैं राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है, मतलब मूल पूछ रहा है, राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है, तो स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धि है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये पूछा है एसयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा से पूछा है, राष्ट्र का एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है, ठीक है। तो एक और है किसकी संकल्पना है, तो यह है वैदिक ऋषियों का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है, ठीक है। मूल घटकों में कौन है, राष्ट्र इनमें से कौन नहीं है राष्ट्रीय गौरव के, ठीक है। तो राजा, जन, भूमि, संस्कृति, ठीक है। तो जन तो है ही है, संस्कृति भी है, भूमि भी है। तो क्या राजा है, राजा नहीं है, ना राजा है, ना शासन है, और ना ही क्या था, संस्कार था, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्र में देही किस ग्रंथ में की गई है, ठीक है। तो एक और है किस ग्रंथ में, तो ये की गई है आपका यजुर्वेद में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया, ठीक है। तो ये प्राप्त किया तप एवं यज्ञ से, ये इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, तप एवं यज्ञ से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है आगे क्या है, भारत भूमि को क्या माना गया है, ठीक है। भारत भूमि को क्या माना गया है, माता माना गया, आप लोग खुद जानते हैं इसको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत भूमि को माता माना गया है। आगे देखते हैं, आगे है पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब देखिए कह रहा है कि पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति ये है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, ठीक है। मतलब इसकी स्थिति बोल रहा है भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो समुद्र के उत्तर है और हिमालय के दक्षिण है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, पौराणिक साहित्य में भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है, देखिए ये आया है जम्बूद्वीप, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी है, सही राइट आंसर है। अगला है 25 नंबर, मातृभूमि पुत्रो, ये मत देखिए, थोड़े आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे इसके, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो लिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है देवताओं द्वारा, और क्या कर रहा है, दोस्तों थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है, देखिए देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है। ये मिलता है विष्णु पुराण में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है राजतंत्र क्या है, ठीक है। तो राजतंत्र होता है शासन की एक प्रणाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजतंत्र क्या होता है, तो शासन की एक प्रणाली होती है। अगला है मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, देखिए कह रहा है कि मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है परराष्ट्र नीति से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे अब क्या है सप्तांग, देखिए ये पूछा है DDU 2019 में, और SU सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा है 2018 में। कह रहा है कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया था किसने, कौटिल्य ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आपको हमेशा याद कर लेना है इसको अच्छे से। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। आगे आपका है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का मुख्य वर्ण विषय क्या है, ठीक है। तो इसका है राज्य व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे आपका है गौण राज्यों का संचालन किसके द्वारा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौण राज्यों का संचालन किसके द्वारा होता है, ये होता है गौण अथवा संघ द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है विधत क्या है, देखिए बोल रहा है कि क्या है, तो ये ऑप्शन जो बी है ना, विद्वानों की सभा, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सभा और समिति का क्या है, मतलब सभा और समिति क्या है, मतलब ये बोला क्या है, तो ये ऑप्शन जो बी है स्वायत्त शासकीय संस्थाएं होती है ये, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है, तो ये वर्णित है ऑप्शन ए अर्थवेद में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा है DDU 2019, ठीक है। अब ये नहीं कि जो पूछा वही आप लोग पढ़िए, नहीं, देख लीजिए सिंगल पर पूछा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो नहीं पूछा ना वो भी चांसेस बनता है एग्जाम में पूछने की, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कि केवल पूछ रहा है जो एग्जाम में पूछा है वही हम लोग याद करेंगे, नहीं, तब नहीं नंबर आएगा आपका। जो नहीं पूछा उसको भी आप लोग याद कीजिए, क्या है यार, एक एक नंबर का है, बस देख लेना है, टिक मार देना है बस, ठीक है। ताकि देखिए आगे बोल रहा है गौण राज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है, ठीक है।
तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो कौन सा है, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट का प्रकाश नहीं आया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद ये राइट आंसर है। आगे आपका है, आगे है, एक गौड़ राष्ट्र के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा होते थे, कितने राजा थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 7707। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य के शासन विधान के अनुसार मतदान अधिकारी के लिए कौन सा शब्द आया है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी कह रहा है सलाहकार ग्राहक, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था, ठीक है, मतलब गणराज्य काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था, तो ये होता था आपका गणाध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गणाध्यक्ष, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, वन संकर एग्जाम में, बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था, तो ये था आपका 10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, गणराज्यों की केंद्रीय समिति जिससे राजा की शक्ति निहित होती थी को क्या कहते थे, ठीक है, तो इसको कहते थे हम लोग संस्थागार, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संस्थागार, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है, यह आध्यात्मिकता, सहिष्णुता तथा संस्कृत भाषा का प्रवाह भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो ये कथन आपका है गोविंद चंद्र पांडे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गोविंद चंद्र पांडे। आगे आपका है, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है, यह कथन किसका है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, विविधता में एकता की क्षमता क्या है, तो ये आपका है कथन इसका है नरेंद्र तोमर का है ये, ठीक है, नरेंद्र किसका है, तो सॉरी रविंद्र तोमर नहीं है ये, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कथन इस किसका है, ठीक है, तो ये कथन है नरेंद्र मोहन। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है, नरेंद्र मोहन। आगे देखते हैं, आगे आपका है, संस्कृति कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है, यह कथन किसका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये कह रहा है कि संस्कृति कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित होकर आकार ग्रहण कर लेती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है स्पेंसर का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पेंसर, ठीक है। आगे आपका है, देखिए पूछा है 2018 DDU, ठीक है, कह रहा है भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये इसका नाम है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुंडक उपनिषद, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है, भारतीय संस्कृति में सवायों में व्याप्त एक अंतर्यामी आध्यात्मिक तत्व को जानने पर अधिक बल दिया गया, यह कथन किसका मतलब बोल रहा है, कथन BS अग्रवाल का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, BS अग्रवाल, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बोल रहा है कि समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे, तो ये थे आपके 4, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, बी, ये है राइट आंसर 4, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है, एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध है, मतलब एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध है, उन्हीं संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं, ये विचार किसका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये कथन जगदीश सहाय श्रीवास्तव की है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अगला है, जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें से कौन समाज का मुख्य तत्व नहीं है, ठीक है, देखिए अब इन्हीं के अनुसार पूछ रहा है
ठीक है। तो जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें से कौन सा समाज का मुख्य तत्व नहीं है, तो यह है क्षेत्रीयता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्षेत्रीयता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सुश्रुत को। ठीक है, सुश्रुत को जाना जाता है, बी इज द राइट आंसर। आगे आपका है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन रसायनज्ञ ने किस ग्रंथ का प्रणयन किया था। अब देखिए, तो ये ऑप्शन जो डी दिख रहा है ना, रस रत्नाकर, ये आपका क्या है, राइट आंसर है, रस रत्नाकर। ठीक है, आगे है, कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए थे। अब देखिए, कौटिल्य ने ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए थे, तो बताए थे 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5। आगे आपका है, कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता है। देखिए, कितने वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 16। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे आपका है, ऋग्वेद में अय शब्द किस धातु के लिए आया है। ठीक है, ऋग्वेद में अय शब्द किस धातु के लिए आया है, तो ये आया है आपका लोहा के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लोहा। आगे आपका है, लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं। देखिए, लोहा में कार्बन के मात्रा के आधार पर कितने भेद, मतलब कितना प्रकार होता है, ये होता है आपका ऑप्शन जो डी है, ये 3 है शायद, ढलवा, इस्ताप और पिटवा लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3। ठीक है, आगे आपका है, लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में है। अब देखिए, लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ये ग्रंथ का नाम है अर्थवेद। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रांगे का वैदिक का नाम क्या है। देखिए, रांगे का वैदिक का नाम क्या है, तो ये नाम है त्रपु। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चांदी के कितने प्रकार बताए हैं। अब देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चांदी के कितने प्रकार बताए हैं, तो ये बताए हैं 4। ऑप्शन सी द इज द राइट आंसर, 4। कौन से हैं, तो त्योगत, गौडिक, काम्बुक और चक्रवालिक है। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, पारद। ठीक है, मतलब ये मरकरी बोल रहा है, मरकरी जो आप लोग रसायन विज्ञान में लिखते हैं Hg। ठीक है, तो मरकरी पारद का एक और नाम क्या है, तो ये नाम है दर्द। बड़ा अच्छा क्वेश्चन नाम है दोस्तों, दर्द। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दर्द। आगे आपका है, स्वर्ण शोधन प्यूरिफिकेशन बोल रहा है, स्वर्ण शोधन प्यूरिफिकेशन की विधि का व्यापक उल्लेख किस ग्रंथ में है। आप देखिए, किस ग्रंथ में किया गया है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, जस्ता। जस्ता क्या है, कर जस्ता क्या है, जस्ता क्या मूल धातु है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पीतल क्या है, ये भी क्या है, पीतल होता है मिश्र धातु, जस्ता मूल धातु, पीतल मिश्र धातु, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है, इनमें से कौन क्या सही है, बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से क्या सही है। रांग का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को था, वैदिक काल के लोग रांग से भिन्न थे, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में इसका स्वतः प्रयोग नहीं होता था, उपर्युक्त सभी। तो जो डी है ना, उपर्युक्त सभी, यही क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे अब क्या है, कौटिल्य ने कितने प्रकार तांबे का उल्लेख किया था। अब देखिए, तांबे कितने प्रकार, तो बताया था 4। ठीक है, पाटल, हरित, पिंगल, लोहित। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था कि कौटिल्य ने कितने प्रकार वो बताए थे, चांदी के प्रकार, तो चांदी के प्रकार भी कितने थे, 4 ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आगे है, इनमें से किसने रसायन का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया है। अब देखिए, रसायन का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया, कौन सा है, तो ये है मनु, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मनु। आगे आपका है, चरक संहिता में रसायन का कितने पदों में है। अब देखिए, चरक संहिता में रसायन का कितने पदों में है, तो 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे आपका है, चरक संहिता में आयुर्वेद के कितने अंगों का उल्लेख है। ठीक है, तो चरक संहिता में आयुर्वेद के कितने अंगों का उल्लेख है, तो ये है आपका 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ ये सरक रहा है बात दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर है 8, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है, चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों कितने प्रकार की है।
तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी, तो सी क्या है, ये राइट आंसर है 2। ठीक है, तो मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए औषधि कितनी है, तो 2 है। किन के अनुसार, तो चरक के अनुसार। ठीक है, कौन कौन से है, वाजीकरण और रसायन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, इनमें से किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है, मतलब किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है, तो ये किया है आपका च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन और त्रिफला, ये तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, अचार रसायन का संबंध किससे है। अब देखिए, अचार रसायन का संबंध किससे है, तो ये किससे है, प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे बनाओ, अभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा आने वाला है ना, जो कि एग्जाम में DDU में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ना इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या करना है यार, 1 घंटे का और वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आपका 50 से 60 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये बुक है, मैंने बुक इसको खरीदा था। ठीक है, तो इसमें सारा क्वेश्चन दिया गया है जो DDU में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं लाइन से कलम से जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, और आप लोग का कल एग्जाम है, आप लोग को हम कम आशा करता हूँ ना कि आप 50 से 60 70 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं कुछ पढ़ना नहीं है। आप लोग बस इस वीडियो को देख लीजिए, 1 घंटे का समय है, आराम से देख लीजिए, और एग्जाम में आप लोग ना 70 या 60 या 50 इतना क्वेश्चन मतलब नंबर आपका ना पक्का आने वाला है। बस इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे आपका है, रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ को किस ग्रंथ से समीकृत किया जा सकता है। तो ये क्या रहता है, देखिए मैं फास्ट इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, तो आगे इसका राइट आंसर है रसशास्त्र। ठीक है, आगे है, चरक संहिता के दूसरे भाग को क्या नाम है। ठीक है, तो एक और है, चरक संहिता के दूसरे भाग का नाम क्या नाम है, तो नाम है निदान स्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है, चरक संहिता के अनुसार जरा और व्याधि को नाश किससे होता है। ठीक है, तो ये होता है रसायन से, मतलब जरा और व्याधि का नाश तो रसायन से ही होगा ना, क्योंकि दवा इसी से बनता है, रसायन से। आगे आपका है, केवल व्याधि का नाश होना, केवल व्याधि का नाश होना रसायन का गौण पक्ष है। यह कहाँ वर्णित है, मतलब ये कहाँ वर्णित है, तो ये वर्णित है चरक संहिता 2 खंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, निम्न में से शाक्य चिकित्सा का मुख्य कौन सा है। देखिए, ये है आपका ए सुश्रुत संहिता। ठीक है, अगला है, सुश्रुत संहिता कुल कितने भागों में बटी है, 5 भागों में बटी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है, चरक संहिता कितने भागों में बटा है। अब देखिए, बटा है 8 भागों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है, चरक ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, तो कितने प्रकार का उल्लेख किया है, तो ये किया है आपका 6। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है, कौटिल्य ने शत्रुसेना के नाश के लिए किस योग का उल्लेख किया है, तो ये किया है वंश योग। ऑप्शन जो सी है, ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, अलबरूनी के विवरण के आधार पर रसायनज्ञ नागार्जुन का काल होना चाहिए। बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब इनका किस काल में मतलब ये थे, जीवित थे, तो किन के अनुसार, तो अलबरूनी के अनुसार। ठीक है, तो क्या है उसका राइट आंसर, 10वीं सदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10वीं सदी। आगे है, माँ निषाद प्रतिष्ठा तवमगम शाश्वती समाह किस प्राचीन ग्रंथ की पहली पंक्ति है। ठीक है, तो ये है आपकी रामायण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामायण। आगे आपका है, ऋग्वेद के प्रामाणिक और प्रथम क्या है, भाष्यकार कौन थे। तो देखिए, देखते हैं कौन थे, तो ये थे आपके महर्षि सारणी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन है। देखिए, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन है। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पूछा भी है 2018 में, DDU 2018 में। एक और मतलब जो 4 वेद होते हैं ना, वो उन वेदों में से संगीत से संबंधित कौन वेद है, तो ये वेद आपका है सामवेद। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सामवेद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय षड्दर्शन में नास्तिक शिरोमणि किससे कहा जाता है। देखिए, ठीक है, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चारवाक को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चारवाक को। आगे है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ये हुआ है आपका माँ तवदा राष्ट्रीय अधिप्रसता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे आपका है वयम राष्ट्रीय जागृयाम शब्द वाक्य कहाँ से उद्धृत है, तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण से। तो नहीं सॉरी दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है वाजसनेयी असंहिता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाजसनेयी संहिता। आगे आपका है भारत शब्द का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत शब्द का अर्थ क्या है, तो ये अर्थ है प्रकाश में लीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत में लीन। ठीक है, आगे आपका है ऋग्वेद में किसे भारत का सॉरी ऋग्वेद में किसे भारत कहा गया है। ठीक है, तो किसे क्या है कहा गया है, तो इसे कहा गया है अग्नि को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अग्नि को। आगे आपका है ऋग्वेद का प्रथम शब्द क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद का प्रथम शब्द है आपका अग्नि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है द्वैसायन संज्ञा किसके संदर्भ में प्रयुक्त है, तो यह है आपका ऑप्शन डी वेद व्यास। आगे है गीत गोविंदम के रचनाकार कौन थे। देखिए बड़ा चाहिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है DDU 15-18 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा ने पूछा है। तो ठीक है, तो आपको इसको तो याद कर लेना ही कर लेना है। गीत गोविंदम के लेखक जो हैं ये हैं जयदेव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, अभी तो वो क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में एकदम पूछा हुआ है। ठीक है, DDU में पूछा हुआ है, तो आप लोग अभी मत जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है अधोलिखित में किसमें कहा गया है कि नदियाँ सबकी माता है। देखिए मतलब अधोलिखित में किसमें कहा गया है कि नदियाँ सबकी माता है, तो ये कहा गया है महाभारत में। ठीक है, तो महाभारत में कहा गया है कि अधोलिखित में नदियाँ क्या है, सबकी माता होती है। ठीक है, आगे है प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पुरी की संज्ञा कितनी बताई गई है। ठीक है, तो ये बताइए 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है सप्त महापुरियों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है, आइए देख लेते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, तो लुम्बिनी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है भगवान बुद्ध की स्मृति में किस शासकों ने 1000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की स्मृति में किस शासकों ने 1000 स्तूप बनवाए थे, तो बनवाए थे कौन, अशोक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आपका है सम्राट अशोक द्वारा लगाए गए अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है। ठीक है, किस लिपि में, तब ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है। और अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो त्रिपिटक का संबंध है बुद्ध धर्म से। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बुद्ध धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ कौन है। ठीक है, तो ये है आपका है पिटक। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और 2015 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना है। आगे आपका है मौर्य सम्राटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया। ठीक है, तो ये तो सबको याद होगा कि मौर्य सम्राटों ने किसे बनाया था, तो पाटलिपुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसके गुरु कौन थे, चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे आपका है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आगे है कबीर के गुरु कौन थे। देखिए ये तो कक्षा आप लोग क्लास 10 से पढ़े होंगे या इंटर में पढ़े होंगे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, और ये पूछा है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में। ठीक है, तो ये कौन है, रामानंद। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है प्राचीन भारत में शतमान क्या था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में शतमान क्या था, तो ये था चांदी की मुद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चांदी की मुद्रा। आगे आपका है प्राचीन भारत में किसे पार्थिव कहा गया है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में किसे पार्थिव कहा गया है, तो कहा गया है राजाओं को। ठीक है, तो राजाओं को प्राचीन भारत में पार्थिव कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए तो ये संबंधित है राज्य व्यवस्था से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अर्थशास्त्र के अनुसार या अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, देखिए ये पूछा है DDU 2019 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा है, तो कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो कह रहा है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक है महावीराचार्य। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है कालिदास की रचना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 में या 11 में या 12 में पढ़ा होगा कुमार संभव क्या इनकी रचना है, कुमार संभवा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
आगे है प्रसिद्ध सूक्ति मनुर्भव मनुष्य बनो कहा मतलब उद्धृत है, ये उद्धृत है ऋग्वेद में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है 275 बार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा गया है? तो ये कहा गया सी गुप्तचर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है उत्तर वैदिक काल में वाजपेय क्या था? एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का यज्ञ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वाजपेय था एक प्रकार का यज्ञ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है वैराज्य और भोज्य नामक शासन प्रणाली का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है देखिए आगे क्या है आपका, आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में कितने प्रकार के शासन प्रणाली का उल्लेख है? ठीक है, तो कितने हैं? तो ये आपका है 5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 5। आगे है रत्न सूची में उल्लिखित परागल होता है। ठीक है, परागल क्या होता है? तो ये होता है संदेशवाहक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आगे आपका है हिंद और साम्राज्य को श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, हिंद और साम्राज्य को श्रेष्ठ कहा गया है, ये आपका राइट आंसर है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है किस यज्ञ के दौरान राजा को अपने सभी रत्नियों के घर जाना अनिवार्य था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था राजसूय। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर राजसूय। आगे आपका है वैदिक साहित्य में रत्नियों की संख्या का सही सूचक है? तो ये है 11 से 14। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है रत्न सूची में उल्लिखित अच्छावाप क्या था? ठीक है, तो अच्छावाप क्या था? ये है राजा का सलाहकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है रत्न सूची के अनुसार राज्य का प्रमुख कर संग्राहक कौन होता था? तो ये होता था भागदूत। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आगे है रत्न सूची के अनुसार राज्य का कोषाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, तो कौन कौन क्या देखा था कौन कहलाता था? संग्रहित। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है संग्रहित। ठीक है, आगे है द्वादश राज्य मंडल सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अर्थशास्त्र में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है शासन के सलाहकारों के लिए मंत्रिण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आगे है प्रसिद्ध परामर्शदाता और मंत्री हर्षित किस राजा का सलाहकार था? तो ये था सम्राट समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अर्थशास्त्र में उल्लेखित उपपद क्या है? तो यह है एक प्रकार की परीक्षा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अर्थशास्त्र के अनुसार अंतःपुर का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका कामोपत शुद्ध व्यक्ति को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आपका है अर्थशास्त्र के अनुसार सर्वपद शुद्ध व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो किया गया था प्रधानमंत्री महामात्य का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अभी ऐसा चाणक्य या कौटिल्य इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे है लिच्छवी किस प्राचीन का गणराज्य के शासक थे? तो ये थे वैशाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है मौर्य किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? तो ये थे पिप्पलावन। अब बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्राचीन भारतीय गणराज्य सुसुमारगिरी के शासक थे? तो ये थे भग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है रत्न सूची में उल्लिखित बावाता क्या था? तो ये था आपका बावाता। तो ये थी आपकी रानी। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे है रत्न सूची के अनुसार शिल्पियों का प्रतिनिधि कहलाता था। तो कहलाता था क्या? देखिए ये देख लेते हैं। कहलाता था ये गोवी कर्तन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गोवी कर्तन। आगे है किस प्राचीन ग्रंथ में सेनानियों को पुरोहित से श्रेष्ठ बताया गया था? बताया गया था शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है अधोलिखित में से कौन मौर्य शासन की जानकारी का स्रोत नहीं है? ये है मनुस्मृति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है द्वादश राज्य मंडलों का सिद्धांत किस सदी की देन? ये सदी की देन है। तो ये है ईसा पूर्व 6वीं सदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। आगे है किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौटिल्य की रचना है। देखिए पूछा है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में
कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी बार बार आ रहा है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, इन्हीं का नाम चाणक्य था। जो जो गुरु थे, किन्हीं गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे, कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चाणक्य के पिता का क्या नाम था? तो ये था आपका चड़क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चड़क। आगे है वैदिक काल में मृदवाक किससे कहा गया? तो कहा गया दस युग का कहा गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है वैदिक काल में आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित है। तो ये वर्णित है उपरोक्त शब्द दास, दस्यु, पड़ी। डी इज करेक्ट आंसर। 3 होता है तो इसका मतलब डी सही होगा। आगे है ब्राह्मण पुरोहित वशिष्ठ का ऋग्वेद किस मंडल में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है तृतीय में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मणों को देवतुल्य बतलाया है? तो बतलाया है तैत्तिरीय संहिता बताया है। ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है वैदिक काल में किसे तक्षण कहा गया है? ठीक है, तक्षण किसे कहा गया है? तो बढ़ई को कहा गया तक्षण। सी इज द करेक्ट आंसर। किसमें? वैदिक काल में तक्षण को कहा गया है बढ़ई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अहिंसा परम धर्म किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद बन सकता है। अहिंसा परमो धर्म किसने कहा है? तो कहा है वेद व्यास ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेद व्यास। ठीक है, ये देखते हैं। आगे आपका है महाभारत के किस पर्व में अहिंसा का परम धर्म कहा गया है? ठीक है, महाभारत के किस पर्व में अहिंसा का परम धर्म कहा गया? था कहा गया शांति पर्व में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका होगा क्या? राइट आंसर है डी। इसका मतलब तीनों सही है, ए बी सी सही है, तो इसका मतलब डी भी सही होगा, मतलब उपयुक्त तो सभी। आगे है शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों का भाष्य किया है? तो ये किया है 10। ठीक है, शंकराचार्य ने 10 किया है। आगे है सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? कौशितकी उपनिषद को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से किसी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है? किसे है? तो कौशिक उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस उपनिषद में यमराज और नाचिकेता का प्रसिद्ध संवाद संकलित है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि किस उपनिषद में यमराज और नाचिकेता के बीच मतलब प्रसिद्ध संवाद, मतलब एक दूसरे के मतलब प्रति क्या हुआ था? नहीं बोलते हैं, देखते हैं आप लोग रामायण में, या जैसे रामायण में जब राम जी लड़ रहे थे किससे? रावण से, तो उनके बीच पहले तो क्या हुआ था? संवाद हुआ था, मतलब पहले वो बोलते थे फिर कुछ वो बोलते थे, ऐसे ही मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ए है ना कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में ये हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है किस उपनिषद में ओम को भूत, वर्तमान और भविष्य कहा गया है? ठीक है, किस उपनिषद में ओम को भूत, वर्तमान और भविष्य कहा गया है? तो ये कहा गया है कि मांडुक्योपनिषद में। ठीक है, मांडुक्योपनिषद में कहा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है वर्तमान समय तक उपलब्ध आरण्यक ग्रंथों की संख्या है? तो ये है 7 इज द राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर। 7 दोस्तों। ठीक है, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? ये तो सबको जानता होगा। ठीक है, अरे दुनिया जानती है भाई, दुनिया जानती है कि इसका नाम प्राचीन नाम है जसनीता था। आप लोग क्यों नहीं जानते हैं? तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका है किस प्राचीन व्यक्ति को कृष्ण मुनि कहा गया है? ठीक है, किस प्राचीन व्यक्ति को कृष्ण मुनि कहा गया है? तो ये कहा गया है व्यास को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्यास को कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 और 2019 से पूछा है रेडियो में। और श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, किस प्राचीन ग्रंथ का एक अंश है? देखिए मतलब अब ये बताइए कि किसी प्राचीन ग्रंथ का एक क्या है? अंश है। तो ये है आपका महाभारत। ठीक है भाई, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में किसका वर्णन होता है? महाभारत का नाम होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है महाभारत। देखिए पूछा है 2018-19, देख रहे हैं ना। महाभारत कुल कितने पर्वों में विभक्त है? तो ये 18 क्या है? इसका राइट आंसर है 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है, इसको याद कर लेना आपको। महाभारत कुल कितने पर्वों में विभक्त है? तो ये 18 पर्व में विभक्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है महाभारत का पहला पर्व है। देखिए ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 2016 में भी पूछा है। देखिए यहाँ पे महाभारत का पहला पर्व होता है आपका आदि पर्व। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है महाभारत का अंतिम पर्व है। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लग रहा है हमको इसमें बनने वाला है। महाभारत का अंतिम पर्व होता है
स्वर्गारोहण, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में गीता का प्रसिद्ध उपदेश संकलित है? तो यह है भीष्म पर्व, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, महाभारत की कुल कितनी टीकाएं बताई जाती है? तो ये बताई जाती है 36 टीकाएं बोल रहा है, ठीक है। अगर पूछे पर्व ना तो 18, पर्व बोलते 18, आप बोलते टीकाएं तो 36, 18 का कर दुगुना कर देंगे आप लोग, 18 का दुगुना टीकाएं बोलेगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है, सीधा राइट आंसर। आगे आपका है, भक्ति दर्शन का शास्त्रीय आधार किस ग्रंथ से खड़ा हुआ? तो ये हुआ गीता से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था? देखिए आ गया ना, तो किस ग्रंथ से पता चलता है? तो पता चलता है कामंतकनी तिसार से, ठीक है, कामंदकनी तिसार से पता चलता है कि चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो विभक्त है आपका 15, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये अध्याय है 150 यानी 150, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 150 भी इसे ऐसे भी करके आ सकता है, क्या बोलते हैं ऑप्शन में, ठीक है। आगे है, अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में विधि व्यवस्था का विशद वर्णन है? तो ये है तृतीय में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या है, तो प्रकरणों की संख्या होती है 180। किसमें? चाणक्य मतलब कृत बोला अर्थशास्त्र मतलब, समझ रहे, कृत मतलब अर्थशास्त्र का रचनाकार यही है चाणक्य, ये पूछा भी है अभी क्वेश्चन ऊपर आया था कि अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है, कृत कौन है, तो चाणक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में जादू टोने आदि का वर्णन है? तो ये है आपका चतुर्सदशम में, इसमें क्या है इसका वर्णन है, मतलब जादू और टोने का, ठीक है, किसमें? चतुर्दशम में, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका के भित्ति चित्रों की खोज किसने की थी? की थी आपका, देखिए विष्णु वाकरकर ने की थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? देखिए कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो ये होता है ऋग्वेद में, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? देखिए जो 16 पूछा हुआ क्वेश्चन है, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ है यजुर्वेद में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में उल्लिखित 64 कलाओं का क्रमशः वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है आपका कामसूत्र में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वात्स्यायनकृत कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में प्रथम कला है, कौन है? गायन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी गायन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 64 कलाओं पर जयमंगला टीका किसने लिखी है? तो ये लिखी है यशोधर पंडित ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, भारत में प्राचीनतम प्राप्त मूर्ति किसकी है? तो ये मूर्ति है अजात शत्रु की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये पूछ सकता है, ऑप्शन 30 सही है, इसमें कितनी है? 30 सही है, ठीक है। और कहाँ ये अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में शायद कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। और अजंता की गुफाएं संबंधित है, ठीक है, गौतम बुद्ध से। देखिए यहाँ से बन सकता, देखिए पूछा भी है 2015 में पूछा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। और पूरे किससे संबंधित है? तो ये है गौतम बुद्ध से। और कितनी गुफाएं? 30 है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन कला विधि को मूर्तिकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? देखिए एलोरा पूछ रहा था, इसमें है 34। अब पूछ दिए किसमें? अजंता में, तो 30, अजंता में 30 और एलोरा में 34। नेक्स्ट आपका है, 18 हाथों वाला नटराज का चित्र किस गुफा में बना है? तो बताया बदामी की, ठीक है, किसमें? बदामी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बदामी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट है, 200 का कुल नारी का चित्रण किस प्रसिद्ध गुफा में किया गया है? तो ये किया गया बाघ की, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध गुफा में त्रिमूर्ति का विश्वविख्यात चित्रण है? तो यह है एलिफेंटा की गुफा में, ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये कौन थे? सारगर्त्य, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संगीत दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे दामोदर मिश्र, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रशासनिक में शामिल नहीं है? तो ये है रामायण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग मेरे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे इसका PDF दे दूँगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक पासवर्ड लगेगा, और पासवर्ड कहाँ पर मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, तमिल प्रबंधक को संस्कृत करने का श्रेय किसे कहता है? तो ये कहता है श्रीनाथ मुनि को, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस संत के संबंध में महाकवि दिनकर ने कहा था कि विचार से वो कठोर वरासमी किंतु हजारों से दयालु सेना संत थे? दिए थे रामानंद। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दैत्वादैत मत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये होता है निम्बकाचार्य। इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? देखिए, डीडीयू 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, डीडीयू 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, पर है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये थे आपके वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, वल्लभाचार्य, सी द करेक्ट आंसर, वल्लभाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अलवार संत के पद किस भाषा में है? ठीक है, पूछ रहा है अलवार संतु के पद किस भाषा में है? तो यह है तेलुगु भाषा में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? देखिए, अब देखिए, तमिलनाडु से तेलुगु। अरे ऐसे हम लोग को याद करना है, तेलुगु किसकी भाषा होती है? तमिलनाडु की भाषा है। मतलब तो अलवार संतु की किस भाषा में? मतलब तेलुगु में से, मतलब किससे संबंधित होगा भाई? इससे संबंधित होगा, तमिलनाडु प्रदेश से संबंधित होगा। समझ रहे हैं बातों को ना? ये पूछा भी है DDU 2018 में पूछा भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए। आगे है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये था रामानंद, ठीक है। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रामानंद था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है? तो ये है सांख्य। इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और समय बहुत कम है, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग ये मत कमेंट कीजिए कि आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ना बस देखते जाना है वीडियो को और याद करते जाना है। अगर जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो मैं 100% से बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग 50 से 60 क्वेश्चन राष्ट्रीय गौरव में कर लेंगे। मतलब 100 तो करना ही करना है तुक्का मार के, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन आराम से आप लोगों को सही होगा, और 50 से 60 मार्क आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, ठीक है। आगे आपका है, रस रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये पूछा है 2015 में। रस रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये थे आपके नागार्जुन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस प्राचीन ऋषि को उस अंटों का क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो जाता है मेघतिथि को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में डीडीयू, आश्रम व्यवस्था में जीवन के कितने चरण स्वीकृत किए गए हैं? ठीक है, तो किए गए हैं 4। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेदों में उल्लिखित उच्चतम संख्या प्राधा का अभिप्राय है 10 अरब, ठीक है। बाप रे बाप, ठीक है, 10 करोड़। देखिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वेदों में उल्लिखित उच्चतम संख्या प्रार्थ का अभिप्राय है, यह है आपका 10 अरब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 10 अरब। नेक्स्ट है, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये शब्द है आपका है पृथ्वी का मापन। बी इज द करेक्ट आंसर, पृथ्वी का मापन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाई का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लिखते हैं, पाई लिखते हैं ना, इसका बोल रहा है कि इसका मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये ज्ञात किया था बौद्धयन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एग्जाम में बनने वाला है इस बार। अगला है, किन ग्रंथों में ज्यामिति को गणित का कमल कहा जाता है? कहा जाता है किसमें? जैन ग्रंथों में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्राचीन ग्रंथ में शून्य की विशेष प्रशंसा की गई है? तो की गई है आपकी त्रिसंतिका में, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे बड़ी संख्या है, तो यह है आपकी 60,099। डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है खरोष्ठी, ठीक है। दाईं से बाईं लिखी जाती है खरोष्ठी, ठीक है। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था मौर्य काल में, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मौर्य काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्राचीन गणितज्ञ नहीं है? कौन नहीं है, आइए देख लेते हैं कौन है। तो निम्बार्क, ठीक है।
देखिए ये नया है ना बौद्धियन, ये क्या थे, ये पाई का मान निकाले थे, अभी क्वेश्चन आया है पाई का मान निकाले थे सर्वप्रथम, ठीक है। आगे है लीलावती किस विषय का ग्रंथ है, किस विषय का ग्रंथ है लीलावती, देखिए पूछा है 2016 के 15 है ये शायद, ये पूछा है गणित, ठीक है। लीलावती किस विषय का ग्रंथ है, तो गणित का है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रख्यात प्राचीन ग्रंथ लीलावती के रचनाकार थे, कौन थे, तो भास्कराचार्य, ठीक है, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बोधियन सूत्र ने किसके विकास में योगदान किया था, तो ज्यामिति के, ठीक है, ज्यामिति, अरे यही ना होता है ज्यामिति में, जब मान बोल जाता था पाई आर स्क्वायर, किसी भी मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो या मतलब तो पाई आता है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यामिति के क्या थे, विकास के में योगदान किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है अंक संख्या के स्थान पर अंक स्थान का प्रथम प्रयोग किस गणितज्ञ ने किया था, तो किया था आर्यभट्ट ने, जो कि इंडियन थे, ठीक है, और इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों किसे रसेवर का, आगे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है पारद। अब देखिए पारद मतलब समझ रहे हैं, अरे वही पारा जो आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बोल रहे क्या कहा जाता है, कहा जाता है रसेंद्र मंगल, ठीक है, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रसरत्न समुच्चय के रचनाकार कौन थे, तो ये थे वाघभट्ट, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कदम्बरी के रचनाकार कौन है, तो कदम्बरी के रचनाकार थे बाणभट्ट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो ये थे सोमदेव, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है रसेंद्र चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो ये थे आपके रामचंद्र, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है आयुर्वेद में रसों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 6, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में रसायनों का उल्लेख किया है, तो किया है आपका चतुर्दशा में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेहरावली की लौह स्तंभ किस काल से संबंधित है, ये संबंध है गुप्त काल से, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध क्या वाक्य क्या है, देखिए DDU 2018 का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य क्या है, तो ये सत्यमेव जयते, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह से क्या अंकित है, देखिए 2015 क्वेश्चन है, क्या अंकित है, सबसे नीचे, कहाँ अंकित है, सबसे नीचे अंकित है, सी इज द करेक्ट आंसर, सबसे नीचे। आगे है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात 3:2 होता है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, 3:2। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल कितने तीलियां होती है, तो 24 तीलियां होती है, आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं 24 तीलियां होंगी, ठीक है, होती है। नेक्स्ट है किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को अंगीकार किया, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ, एक और है कि 52 लिख दो 52, एक और है किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को अंगीकार किया गया, तो किया गया था 1950 में, ठीक है, 80 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रस प्रकाश सुधागर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे, यशोधर थे, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्राचीन रसायनज्ञ ने पराघात प्रयोग के लिए रसायनों के उपयोग का वर्णन किया, तो ये किया था चाणक्य ने, कौटिल्य ने, ठीक है, इनका नाम भी है विष्णुगुप्त, और ये गुरु थे किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद को कितने भागों में विभक्त किया है, तो ये किया है 8 भागों में, डी इज द राइट आंसर। और किसने विभक्त किया, तो प्राचीन ऋषियों ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वेदों में किसे मातृभूमि की अवधारणा किसे वर्णित, देखिए 2015 का क्वेश्चन, निम्नलिखित वेदों में से मातृभूमि की अवधारणा किसमें वर्णित है, तो ये वर्णित है अर्थवेद में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज में आश्रमों की संख्या थी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015, 18, 19 में पूछा है, तो हमको लग रहा है कि 2021 में भी पूछेगा, ठीक है, 22 में पूछने वाला है, 21 में। तो प्राचीन भारतीय समाज में आश्रमों की संख्या थी कितनी, तो 4 थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 4। नेक्स्ट आपका है देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाजीकरण का संबंध किस विज्ञान से, तो ये विज्ञान है आपका आयुर्वेद, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो ये थे वाग्भट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाग्भट कृत अष्टांग संग्रह किस विषय से संबंधित ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है चिकित्सा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 है, सी इज द राइट आंसर। DDU 2018 में पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2018, देखिए
मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ये ना मत सोचिए कि जो एग्जाम पूछा वही मैं पढ़ूंगा, नहीं, आप लोग जो नहीं पूछा उसको भी पढ़िए, क्योंकि वो भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वे कौन से तीन तृण हैं जिसके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। देखिए, वे कौन से तीन तृण हैं जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो है देवरूढ़, ऋषिरूढ़ और पृथ्वीरूढ़। समझ रहे हैं ना, तो ए द करेक्ट आंसर 2015 में पूछा है। नेक्स्ट आपका है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किसे मिलता है, अर्थशास्त्र मिलता है, सी द राइट आंसर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो कौटिल्य थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस उपनिषद में 116 वर्षों की आयु की प्राप्ति का मंत्रोपचार वर्णित है, ते वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। बी इज द करेक्ट राइट आंसर, हाँ बी इज द करेक्ट राइट आंसर। थोड़ा फास्ट बोला हूँ दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है और क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि समय नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हमको फास्ट बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी लैंग्वेज इधर इधर हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, काय चिकित्सा का सर्वोत्कृष्ट प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो ये है चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा का सर्वोत्कृष्ट प्राचीन ग्रंथ कौन है। देखिए 18 क्वेश्चन है, कौन है, तो सुश्रुत संहिता, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कौन थे, चरक, डी सी इज द करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाड़ी ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन है। अब देखिए, नाड़ी ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन है, तो ये आपका है माधव निदान